हाँ तो देखिए, अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे पहले पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कैसे होता है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका देखिए मतलब क्या है वो आपको मतलब समझाता हूं। अभी जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, और मान लेते हैं किसी समय पे कोई पार्टिकल यहाँ पर है, मान लेते हैं घड़ी में टाइम होता है लेट्स से 10 am पे मेरा पार्टिकल यहाँ था। तो 10 am पे मेरा पार्टिकल का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, और मेरा क्या आएगा 10 am पर पार्टिकल का कुछ पोजीशन वेक्टर आएगा। अब मैंने बोला कि जैसे समय बढ़ता गया, जैसे समय तो हमेशा बढ़ता रहता है, समय बढ़ता गया और ये पार्टिकल भी इस जगह से चलता गया, तो पार्टिकल चलते 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 मैंने माना कि पार्टिकल लेट्स से टाइम यहाँ पर कब था, यहाँ पे था 10 am पे, और मैं कहता हूँ कि मान लो पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुंच गया आपका 10:30 am पे। तो अब इस पार्टिकल का अगर 10:30 am पर पोजीशन वेक्टर बनाया जाए तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। ये कौन से टाइम का था, ये 10 am का था। अगर आप 10:30 का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा आपका 10:30 का पोजीशन वेक्टर। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो देखिए जो ये चेंज शब्द होता है, चेंज शब्द का मतलब होता है हमेशा जनरल डेली लाइफ में भी चेंज शब्द का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज चेंज शब्द का मतलब। तो हमें किसका चेंज निकालना है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये अब ऐसा करते हैं, इसको मैं बोल देता हूं इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्योंकि 10 बजे यहां था और 10:30 am पे यहां पहुंच गया, तो ये कौन हो गया मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसके लिए डी शब्द इस्तेमाल करते हैं और ऊपर वेक्टर लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डेफिनेशन क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको कभी भी लिखना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप उसका चेंज कैलकुलेट करेंगे और आपको कौन मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब एक बात समझिए, अभी जो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो 3D में हो सकता है। 3D में हो सकता है कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है और ये मान लो आपकी z एक्सिस है, और मान लीजिए पार्टिकल यहाँ कहीं 3D में है, हवा में है। यहाँ पे मान लीजिए कोई मच्छर उड़ रहा है मान लीजिए, तो उस मच्छर का एक अपना x कोऑर्डिनेट होगा, उस मच्छर का अपना एक y कोऑर्डिनेट होगा और उस मच्छर का अपना z कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट पता कैसे करेंगे, पोजीशन से परपेंडिकुलर डालेंगे x पे, जहां परपेंडिकुलर जाकर गिरेगा वो उस मच्छर का x कोऑर्डिनेट, फिर y पे परपेंडिकुलर डालेंगे मच्छर की जगह से, जहां पर y पर परपेंडिकुलर जाकर गिरेगा वो मच्छर का कौन हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। z एक्सिस पे भी सेम स्टोरी कि जो मच्छर का पोजीशन है वहां से आप z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए और परपेंडिकुलर जहां जाकर गिरेगा वो कौन हो जाएगा, मच्छर का z कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दैट इज ओके। ठीक, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें 3 टर्म होंगी, एक x वाली, एक y वाली और एक z वाली। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो आपका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा कि सम x इनिशियल i कैप, सम y इनिशियल j कैप m प्लस z इनिशियल k कैप। सिमिलर कहानी है, अगर मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखूं इसका, तो जो फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा वो कैसे हो सकता है, तो देखिए लिख के दिखाते हैं। फाइनल पोजीशन वेक्टर तो कुछ x कोऑर्डिनेट होगा फाइनल, तो x फाइनल i कैप, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा फाइनल, y फाइनल j कैप, प्लस कुछ z कोऑर्डिनेट होगा फाइनल, z कोऑर्डिनेट k कैप। अब हमें लिखना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए करके दिखाता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू, तो मुझे फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां मैं लिख के दिखाता हूं आपको। x फाइनल i कैप प्लस y फाइनल j कैप प्लस z फाइनल k कैप, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा दीजिए। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को। तो x इनिशियल i कैप प्लस y इनिशियल j कैप प्लस z इनिशियल k कैप। ठीक,
अब देखिए आई में से आई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जे में से जे, के में से के, क्यों खुद में से खुद ही सब्ट्रैक्ट होता है। कभी ऐसा तो होता नहीं कि 5 गधे में से 2 घोड़े गए तो कितने बचे, 3 गधे। सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है। तो सिमिलर स्टोरी, तो आई कैप में से आई कैप भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो आई कैप में से आई कैप जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी वेक्टर कितना आया, x में से x गया तो क्या आया, ये आया x फाइनल माइनस x इनिशियल आई कैप। सिमिलर स्टोरी y के लिए, y फाइनल माइनस y इनिशियल j कैप प्लस सिमिलर स्टोरी z के लिए वो आया z फाइनल माइनस z इनिशियल k कैप। ठीक, ये कौन आया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो ये वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म का हम लोग एक नाम देते हैं। हम नाम देते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कंपोनेंट है। ठीक, देखिए आप इसको कैसे नाम देंगे, तो देखिए जब हमने वेक्टर का रिजोल्यूशन जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि देखिए एक वेक्टर ये है, ये 3 चीजों के समेशन से लिखकर बना हुआ है। तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि ये जो वेक्टर है वो इन 3 चीजों से मिलकर बना है। और जब भी अगर कोई चीज किन्हीं चीजों से मिलकर बनी होती है तो उन चीजों को क्या बोलते हैं, उसके टुकड़े या उसके कंपोनेंट। तो सिमिलर स्टोरी जो ये वाला चीज है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डी वेक्टर का एक टुकड़ा। ये भी कौन है, डी वेक्टर का एक टुकड़ा। ये भी कौन है, डी वेक्टर का एक टुकड़ा। और इन तीनों टुकड़ों से मिलकर कौन बना है, दैट डी वेक्टर। तो इस टुकड़े का नाम दिया जाएगा कौन, डी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। ये कौन हुआ, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट। और ये कौन हुआ, डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं वो मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, या फिर आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात एक ही है, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी है। देखिए हर सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, तो फिजिक्स के हिसाब से हमारा ये टर्मिनोलॉजी है। सिमिलर स्टोरीज को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन या फिर वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन या फिर जेड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब हुआ कि पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है वो देखिए, उन्होंने लिखा है कि मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए आपके सामने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा है इसमें 3 कंपोनेंट है, एक है x, एक है y और एक है z। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लिखिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आपको वेक्टर में जब पढ़ाया था तो मैग्नीट्यूड लिखना सिखाया था। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, उसके आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका क्या ले लेते हैं फिर रूट। तो मैं यहां लिख के दिखा दूं तो क्या आएगा, ये आएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल का स्क्वायर प्लस y फाइनल माइनस y इनिशियल का स्क्वायर प्लस z फाइनल माइनस z इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, अब आप इस फार्मूले को याद करिए। अब आप फिजिक्स को एक सेकंड के लिए भूल जाइए, अब आप इस फार्मूले को याद करिए और मैथमेटिक्स के टर्म्स में इस फार्मूले को देखिए। तो मैथमेटिक्स में ये जो फार्मूला है वो क्या है, ये 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैथमेटिक्स में हम एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं कि ये 2 पॉइंट हैं और बताओ इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने से डिस्टेंस बनेगी। तो ये वही डिस्टेंस है मैथमेटिकल फार्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको ऐसे याद रख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं क्या करूंगा, उसका जो इनिशियल पोजीशन था और जो उसका फाइनल पोजीशन था उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूंगा। अब वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, मेरा उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहां पे मैंने वही लिखा है कि मिनिमम लेंथ या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा तो वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब देखिए आगे आपको समझाते हैं।
अब आप ऐसे समझो कि ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, और चलिए हम 3D की बात करते हैं लेट से, ये है आपका z एक्सिस, ठीक। और 3D में मान लीजिए किसी समय पे मेरा पार्टिकल यहाँ पे था। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो XY प्लेन में है, तो मैं इस बोर्ड में 3D दिखा नहीं सकता ना भाई, ऐसे यहाँ ऊपर कहाँ बनाऊं, यहाँ मार्कर से कैसे बनाऊं, तो ये 3D में आपको मानना पड़ेगा, ठीक। इसके कुछ कोऑर्डिनेट है, कुछ इसका अपना x कोऑर्डिनेट है, कुछ इसका अपना y कोऑर्डिनेट है, और कुछ इसका अपना z कोऑर्डिनेट है। और ये कब की बात है, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल ये 10 AM की बात, ठीक। अब मेरे पार्टिकल का जो मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर आएगा, तो ये मेरा कौन हो जाएगा, इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जिसको RI वेक्टर भी लिखा जाएगा, RI फॉर इनिशियल एंड R इज द सिंबल फॉर पोजीशन, ठीक। अब जब ये पार्टिकल चलते 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 जाएगा, तो मैंने माना कि 10:30 पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, 10:30 AM। इस जगह पे पार्टिकल के अपने कोऑर्डिनेट होंगे, मैं मान लेता हूं x फाइनल, y फाइनल और z फाइनल, ठीक। अब इसका पोजीशन वेक्टर बनाए हम, तो ये हमारा जो वेक्टर आया, इस वेक्टर को कहेंगे हम क्या, फाइनल पोजीशन वेक्टर। कौन से समय का, 10:30 AM का पोजीशन वेक्टर। तो ये मेरा था इनिशियल पोजीशन, ये था मेरा फाइनल पोजीशन, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बाय डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। डेफिनेशन इसलिए बनाई जाती है जिससे हम चीजों को अच्छे से समझ सकें, तो आप कभी डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करिए और उसके हेल्प से चीजों को समझिए। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ आती हैं तो उस डेफिनेशन को मानिए, नहीं तो मत मानिए, ठीक। तो लोगों ने देखो डिफाइन किया तो सोच समझ के डिफाइन किया होगा, हम आपसे तो समझदार लोग ही रहे होंगे। तो अब ऐसा करते हैं, अब हमें ये देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो वेक्टर दिखेगा कैसे। ये तो देखो आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, ये आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर दिख रहा है। आपने वेक्टर मैथमेटिकल फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन ज्योमेट्रिकली वो दिखेगा कैसे वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक। तो देखिए आप ऐसा करिए, एक वेक्टर बनाइए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं तो कह रहा हूं एक वेक्टर बनाइए। कौन है मैं नहीं जानता इसको, अभी ये कौन है इसको हम नहीं जानते। आप एक वेक्टर बनाइए, तो बनाने में तो कोई नाम नहीं है। मैं कब कह रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं तो कह रहा हूं बस एक वेक्टर बनाइए, ठीक है बना लिया। वो क्या नाम रखे तो कुछ नाम रख लो, क्या लेक्चर p वेक्टर नाम रख देते। हम ये थोड़ी कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक चीज मैं जानता हूं कि ये जो मेरे पास ज्योमेट्री बनके तैयार हुई, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाइए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि r इनिशियल वेक्टर में अगर इस p वेक्टर को ऐड किया गया तो कौन आएगा, दैट r फाइनल वेक्टर। इसका मतलब r इनिशियल वेक्टर में अगर p वेक्टर को ऐड किया जाए तो कौन आएगा आपका r फाइनल वेक्टर। अब मैं कह रहा हूं जो p वेक्टर है इसको इसी साइड रखिए, r इनिशियल को इधर भेज दीजिए। जो p वेक्टर आया आपका वो कौन आया, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। और r फाइनल माइनस r इनिशियल वेक्टर किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर। इसका मतलब जो p वेक्टर मैंने माना यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मुझे पता नहीं था ये क्या है, मैंने तो कैलकुलेट करके निकाला है। अब मैथ्स कह रही है कि ये p वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अब मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि मैथ कह रही है। क्या कह रही है कि ये p वेक्टर ही कौन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला एक मैं वेक्टर बनाऊं जिसका डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन नोट डाउन करिए कि इनिशियल से फाइनल की तरफ है डायरेक्शन। देखो ऐसे इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ। अगर डायरेक्शन ऐसे होती तो हम क्या बोलते हैं, फाइनल से इनिशियल की तरफ, अगर ऐसे होती तो। लेकिन डायरेक्शन ऐसे नहीं है, डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो मैंने वही लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो याद रहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, ठीक। अब देखिए आपको जो ये वाली बात है इसको मैं ज्योमेट्रिकली भी समझा देता हूं। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कौन होता है, उस वेक्टर की लेंथ, मतलब वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये हुआ आपका इनिशियल पॉइंट और ये हुआ फाइनल पॉइंट। तो ये जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये लेंथ है कौन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये लेंथ देखो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप बोलेंगे सर ये शॉर्टेस्ट क्यों बोल रहे हो, और कौन सी डिस्टेंस हो सकती है। तो देखो होने को तो क्या है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ये वाली लेंथ में निकल रहा हूं आपसे, इन दो पॉइंट के बीच का ये लेंथ है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैं बार बार शॉर्टेस्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन से रास्ते से चलकर आए। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं कहने का मतलब समझाता हूं। कहना ये चाहते हैं कि मान लो ये आपका, चलिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, आप मानिए ये आपका है इनिशियल पोजीशन और ये है आपका फाइनल पोजीशन। अब देखिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के कितने तरीके संभव हैं, इनफाइनाइट तरीके संभव हैं, इनफाइनाइट रास्ते संभव हैं, इनफाइनाइट पाथ संभव है। कौन कौन से, देखिए एक तो आप सीधे चले जाइए, ठीक है भाई सीधे चले गए, ये रास्ता बनाया मैंने। कोई बोले नहीं हम ऐसे घूम के जाएंगे, चलो भाई घूम के चले जाओ। कोई बोले नहीं हम ऐसे घूम के जाएंगे, ठीक है भाई ऐसे घूम के चले जाओ। कोई बोले नहीं हम और घूम के जाएंगे, और घूम के चले जाओ। तो ये रास्ते हैं। तो आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, ठीक। लेकिन जो आपका इनिशियल पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। इस जगह का जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट को भी इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपका जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है, मतलब जो x इनिशियल, y इनिशियल, z इनिशियल, इनको रास्ते से कोई मतलब नहीं। x फाइनल, y फाइनल, z फाइनल, इनको भी किसी रास्ते से मतलब नहीं। आप तो यहां से चल के आओ, चाहे आप यहां से चल के आओ, चाहे यहां से चल के आओ, हमेशा यही आपकी फाइनल पोजीशन है। और जब हम फाइनल कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कैसे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे x पे, y पे, z पे, तो रास्ते से कोई मतलब नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में देखो कौन कौन चीज इन्वॉल्व होती है। x फाइनल, x इनिशियल, y फाइनल, y इनिशियल, z फाइनल, z फाइनल माइनस z इनिशियल आएगा। अब आपका जो x इनिशियल, y इनिशियल, z इनिशियल, z फाइनल, y इनिशियल, y फाइनल, ये सारी चीजें इस पाथ पे निर्भर नहीं करती। इसका मतलब जो आप ये वाली चीज कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आप लिखेंगे तो ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि आपने रास्ता कौन सा चूज किया, ठीक। तो ये याद रहे कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे निर्भर नहीं करता। कोई भी पाथ हो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम रहेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं डिस्टेंस। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस हैं इन चीजों को डेली लाइफ में हमने मिक्स कर रखा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक। तो डिस्टेंस के बारे में दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो डिस्प्लेसमेंट कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन है कि एक्चुअल ट्रेवल्ड लेंथ कॉल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जितना लेंथ आपने ट्रेवल किया, जितना टोटल लेंथ आपने ट्रेवल किया उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। जैसे जब आपकी बाइक जब चलती है तो बाइक जो मेजर करती है वो यही तो बताती है कि भाई कितना किलोमीटर चल लिए, कितना किलोमीटर चल लिए। इसका क्या मतलब है कि कितना लेंथ आपने कवर कर लिया। तो जो डिस्टेंस है उसको इस पाथ की लंबाई से मतलब है। इसका मतलब डिस्टेंस पाथ पर निर्भर करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि डिस्टेंस है क्या, उस पाथ की लंबाई। कौन सा पाथ, जो पाथ आपने कवर किया। तो जैसे आप ऐसे समझिए कि जब आदमी पैदा होता है तो पैदा होने वाले टाइम पे उसकी इनिशियल पैदा होते टाइम तो वो कुछ लेंथ चलता नहीं है, तो शुरुआत में उसकी ट्रेवल्ड लेंथ क्या होती है, 0। धीमे जब आदमी बच्चा बड़ा होता है, फिर बच्चा चलना चालू करता है तो उसकी जो ट्रेवल्ड लेंथ है वो हमेशा क्या हो जाती है, बच्चे की बढ़ते हुए जाती है, ठीक। तो ट्रेवल्ड लेंथ का मतलब क्या है, उस रास्ते की लंबाई जिसको उसने ट्रेवल किया। तो बच्चा अपनी जिंदगी में चलता जाता है तो उसकी ट्रेवल्ड लेंथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब देखिए एक चीज मैं समझाता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, आइदर रिमेंस कांस्टेंट और इंक्रीजेस, ठीक। तो जो आपका बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, चलना चालू किया, चलता गया और जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन क्या होगी, उसकी ट्रेवल्ड लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आगे के समय में वो जिंदा है ही नहीं। जब वो जिंदा है ही नहीं तो वो लेंथ चलेगा ही नहीं, तो उसकी ट्रेवल्ड लेंथ बचपन से लेके हमेशा बढ़ती जाती है और कब तक बढ़ती जाती है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती है। और फिर जब मर जाने के बाद उसकी ट्रेवल्ड लेंथ क्या हो जाती है, कांस्टेंट, ठीक। और ये कभी ट्रेवल लेंथ डिक्रीज नहीं करती। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने घर से बाइक निकाल के आप घर से बाहर निकले, बाहर घूमने गए, तो आपके गाड़ी का जो मीटर है उसकी रीडिंग हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मीटर की रीडिंग कम होने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, रीडिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आप मान लो घूम फिर के वापस आए और घर पे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, तो मीटर की रीडिंग क्या होगी, कांस्टेंट। जब आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो मीटर बढ़ना बंद हो गया, लेकिन जितनी देर आप गाड़ी चला रहे थे उतनी देर आपके मीटर का रीडिंग बढ़ रहा था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मीटर का रीडिंग घट रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है ये समय के साथ या तो बढ़ती है और या फिर ये कांस्टेंट रहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस कम हो जाए समय के साथ। ठीक, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब मैं चलना स्टार्ट करूं तो मेरा डिस्टेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब मैं रुक जाऊं तो मेरा डिस्टेंस बढ़ना बंद हो गया। तो डिस्टेंस समय के साथ हमेशा बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, घटेगा कभी नहीं। तो वही मैंने लिखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल नेवर डिक्रीजेस, आइदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीजेस। अब एक चीज है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। आप सोचो, एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक चल के गया, तो क्या आदमी वो ऐसे कह सकता है कि मैं -1 किलोमीटर चल के आया? नहीं कह सकता। वो हमेशा क्या बोलेगा कि मैं 1 किलोमीटर चल के आया, मैं 2 किलोमीटर चल के आया, मैं 5 किलोमीटर चल के आया। अब मान लो मैं यहीं खड़ा हूं, मैं जा ही नहीं रहा, तो मैंने कितना चला, 0 किलोमीटर। मैं खड़ा हूं, मैं जा ही नहीं रहा, तो मैंने कितना ट्रेवल किया, 0 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो वो 0 रहेगी और या फिर वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ठीक, देखिए ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे देखो, आप ये वाली चीज देखो कि मान लो इन 3 रास्तों की हम बात करें, 3 नहीं 4 रास्ते हो गए। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूं। लेट्स से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। मैं आपसे पूछूं कि इन 4 रास्तों में डिस्प्लेसमेंट कैसा है, आप बोलेंगे बराबर। मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस कैसी है, आप बोलेंगे अलग अलग। कैसे बोलेंगे, देखो सबसे कम इसमें चलना पड़ा। आप सोचो, आप बाइक से यहां से निकले होते और मान लो आप बाइक से यहां तक गए होते और मान लो आप इस रास्ते से गए होते, तो बाइक की रीडिंग कम बढ़ती। तो बाइक का जो मीटर होता है वो क्या शो करता है, वो डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करता, वो क्या शो करता है, वो डिस्टेंस शो करता है। तो जब आप यहां से यहां तक चल के जाएंगे तो गाड़ी का मीटर का रीडिंग बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। आप दूसरे रास्ते से चल के जाइए, मीटर का रीडिंग थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। आप तीसरे रास्ते से चल के जाइए, मीटर का रीडिंग थोड़ा और बढ़ेगा। आप चौथे रास्ते से चल के जाइए, मीटर का रीडिंग थोड़ा और बढ़ेगा। मतलब जो डिस्टेंस होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने पाथ कौन सा ट्रेवल किया। ठीक, तो देखिए ये चीज आपको याद रहे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 अलग चीजें हैं। आपके दिमाग में यहीं से कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए आ सकता है क्योंकि डेली लाइफ में हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं करते। डेली लाइफ में कॉमनली बराबर जैसा ही हम इनको बोल लेते हैं। ठीक है, इस कारण हमें सब्जेक्ट सीखने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। ठीक, तो आप क्या करें, ये दिमाग में ध्यान रखें कि फिजिक्स में दोनों चीजों का अपना अलग अलग मतलब है और दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसा नहीं छोटा मोटा डिफरेंस है। देख, स्केलर, वेक्टर पाथ पे निर्भर करता है, पाथ पे निर्भर करता है, पाथ पे निर्भर नहीं करता है। ठीक, चलिए।